हाँ, आज देखो अपन आपका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे और बहुत ही मज़ेदार, पहले इसकी एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको। जब तक ये स्टोरी दिमाग में फिट नहीं हो जाएगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आप वो जो रोज़ाना कहता जा रहा हूँ, एक स्क्रीन लगा दो और फिर फोटो घुमाते जाओ, उंगलियाँ घुमाते जाओगे, वैसे ही करते रह जाओगे। इसलिए मैं जैसा कह रहा हूँ पहले वो स्टोरी को दिमाग में फिट करनी है, उसके बाद में चलेंगे। आपका चैप्टर नंबर 3 है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र और इसका मतलब विविधता। लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके अपन। लोकतंत्र का मतलब होता है जिस देश के अंदर सभी को समान अधिकार मिले, सभी को समान राइट मिले, किसी के साथ किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव ना किया जाए, सभी जाति के, सभी धर्म के, सभी वंश के, सभी लोगों को एक साथ रखा जाए। सामाजिक कल्चर जो सोशल सब होते हैं उनको सबका ध्यान रखा जाए, जिसकी जो लैंग्वेज है, पहनावा है, उसका भी सम्मान किया जाए। सब में ऐसा होता है। ये तो डेमोक्रेसी हो गई। और एक है विविधता, डाइवर्सिटी, ये भी अपन पढ़ेंगे आगे। दोनों टॉपिक की इस चैप्टर की विविधता का नाम से पता चल रहा है, डिफरेंस, डाइवर्सिटी, बहुत सारी, ये सारी बातें अपन पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत कैसे हुई, वो एक स्टोरी मज़ेदार है। आपको ये समझना है कि 1968 के अंदर, ध्यान से समझना, 1968 के अंदर, टाइम कौन सा है, 1968, 1968 के अंदर क्या हुआ था। एक यूएसए का एक शहर है मैक्सिको, पूरी बात समझनी है, बिल्कुल एक इमेज बन जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं है। यूएसए का शहर है मैक्सिको, और इस मैक्सिको के शहर के अंदर, जो यूएसए में पड़ता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि इसको आप अमेरिका ही बोल सकते हो। तो इस अमेरिका के अंदर पड़ता है मैक्सिको शहर या मैक्सिको सिटी। और यहाँ पर क्या हुआ था कि जैसे अभी जो ओलंपिक गेम होते हैं ना, वैसे ओलंपिक गेम हुए थे, ठीक है, ओलंपिक गेम हुए थे। और ओलंपिक जो गेम हो रहे थे, इस ओलंपिक गेम में क्या हुआ था कि 200 मीटर की रेस हुई थी। वैसे तो बहुत सारे गेम थे, लेकिन अभी जो इस चैप्टर की शुरुआत है वो उसी पे बात करेंगे। 200 मीटर की रेस रखी गई, मतलब कि दौड़ रखी गई। इस 200 मीटर की रेस के अंदर सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वो चीज़ अलग है, आप भी जानते हो कि जैसे पार्टिसिपेट तो हर कोई करता है, लेकिन जो जीतता है नाम उसी का होता है, बाकी पार्टिसिपेट तो हर कोई करता है। तो इस 200 मीटर की रेस के अंदर क्या हुआ था, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और अमेरिका वो शहर है या फिर वो देश है जहाँ पर बहुत सारी, वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर काले गोरे सब रहते हैं। तो वहाँ पर लोग रहते थे, जैसे अमेरिका के लोग तो जो परमानेंट बहुत पहले के वहाँ पर वो तो गोरे हैं। उसके बाद में जो कुछ लोग आए, जो अफ्रीकन्स आए, मेरी बात को ध्यान से समझना, वो आए 17वीं सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक। ये जो टाइम पीरियड है, यानी कि ये जो सेंचुरी है ना, 17 से 90th सेंचुरी, इसके अंदर अमेरिका के लोगों ने क्या करा था, एफ्रो, इसको नाम दे देता हूँ मैं, एफ्रो अमेरिकन, पूरी बात समझना है ना, एफ्रो अमेरिकन, जिसको हिंदी में एश्वेत भी बोलते हैं। एश्वेत का मतलब जो काले रंग के होते हैं, ये समझ लो। इन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान, लगभग ये 200 साल के टाइम पीरियड के दौरान, एफ्रो अमेरिकन लोगों को ये क्या करके लाए, गुलाम बना के लाए। मतलब वहाँ से अफ्रीका से लेके आए और यहाँ पर गुलाम बना लिया। गुलाम का मतलब नौकर, ठीक है, किन्होंने, अमेरिका के लोगों ने, पूरी बात समझना। एश्वेत लोगों को, यानी जो कि क्योंकि वहाँ जो रहते हैं वह है एश्वेत, अफ्रीका के अंदर रहने वाले लोग काले हैं, तो उनको यहाँ पर गुलाम बना के लाया गया, जो इनकी सेवा करते थे। ऐसा मान लो गुलाम क्या करता है, दास है, नौकर है, सेवा करता है। अमेरिका के लोगों की सेवा करते थे और ठीक है, रहने लगे। बहुत सारे लोग हो गए, क्योंकि हर कोई दास, जब भी इनको दास चाहिए था इनको लोगों को उठा के लिए, तो गरीब थे बहुत ज़्यादा, अफ्रीका के लोग बहुत गरीब हैं, तो वहाँ से इनको लेके आ गए। फिर ये धीरे धीरे अमेरिका के अंदर बस गए, क्योंकि रहेंगे कहाँ, वहीं तो रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ गई इनकी, तो इनके पास थोड़ी फैसिलिटी आई, थोड़ा पैसा आया, तो एजुकेशन लेवल ठीक हो गया। लेकिन फिर भी जो अमेरिकन लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि ये जो काले लोग हैं या फिर जो एश्वेत लोग हैं वो कुछ तरक्की करें, ये गुलाम ही रहने चाहिए, वरना ये अगर आगे पढ़ लिख गए तो ये गुलाम रहेंगे ही नहीं, फिर हमारी सेवा कौन करेगा, इनको तो दास बना के रखो, गुलाम बना के रखो। तो फिर इन्होंने सोचा कि इनको दबा लिया जाए, और इनके साथ में बहुत सारे भेदभाव होने लगे, डिस्क्रिमिनेट करने लगे लोग बाग, कौन, अमेरिका वाले। और इन्होंने, यूएसए के जो लोग थे, इन्होंने बहुत सारे, एक पीछे ऐसा घटना भी हुई कि जहाँ पर इनके बहुत सारे लोगों को मार भी दिया गया, ठीक है, एश्वेत लोगों को बहुत ज़्यादा निर्मम हत्याएं भी हुई, ऐसा अमेरिका के अंदर घटनाएं घटित हुई। तो इस सब बातों से जो ये ब्लैक लोग थे, ये जो एफ्रो अमेरिकन थे, जो एश्वेत लोग थे, वो बड़े दुखी थे और बहुत ज़्यादा। हर किसी बात है कि जिस देश में हम रहते हैं, अगर वहाँ हमारे साथ भेदभाव किया जाएगा तो हर किसी को गुस्सा आएगा, या तो यहाँ पर रहते क्यों हैं, इनको तो लाया गया बेचारों को, इनका घर बार भी नहीं है वहाँ पर, अब सब कुछ यूएसए के अंदर ही है। अब इनके साथ भेदभाव करना बिल्कुल गलत था। रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना बिल्कुल गलत था। नस्ल के आधार पर, रंग की एक ही बात है, वो नस्ल हो गई कि ये तो अफ्रीका की नस्ल के हैं, वहाँ के काले हैं, ऐसा। तो इन सब से नाराज़ लोग थे, ठीक है।
इन सब के नाराज होने की वजह से यहाँ पर इस पार्टिसिपेशन के अंदर भी ये काले लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था और 2 जने जीत गए। पूरी बात को समझना, 2 जने जो जीते वो एक तो था टॉमी स्मिथ, ठीक है, और एक था जॉन कार्लोस। ये दोनों जने जीत गए। क्या जीत गए? रेस जीत गए। और रेस जीत गए और टॉमी स्मिथ इसने तो जीता गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, इसने तो गोल्ड मेडल जीता। और इसने कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज जीता, आई थिंक है ना, तो ब्रॉन्ज कोई सा ही जीतो, खैर वो एक ही बात है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल इसने जीता, ठीक है। ये दोनों ने मेडल जीते, इसने गोल्ड जीता, इसने ब्रॉन्ज। हालांकि एग्जाम में ये भी पूछा सकता है इसने कौन सा मेडल जीता, यानी कि इसने तो स्वर्ण पदक जीता, हिंदी में बोलते हैं इसको स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता। और इसने जीता कांस्य पदक, दोनों ने जीत गए। तो जब पदक जीतेंगे, अमेरिका के गोरे तो जीत नहीं पाए, काले जीत गए, ऐश्वर्य जीत गए, क्योंकि दम था अगलों में, वो चीज़ थी जिसकी वजह से आपको पता है हर कोई थोड़ी जीत पाता, जिसमें काबिलियत होगी वही जीत पाएगा। तो ये जीत गए। फिर हुआ क्या, इनका जब सम्मान हुआ, सीधी सी बात है, जब मेडल कोई जीतता है तो मेडल दिया जाता है। तो मेडल देने के लिए जब ये गए, जबकि इनको पता है कि बहुत सताए हुए लोग हैं, क्योंकि इनके साथ क्योंकि ऐश्वेत है, ध्यान रखना, ये जो दोनों है ना, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये ऐश्वेत हैं। ऐश्वेत का मतलब जो मैंने अभी यहाँ आपकी बात लिखी थी, एफ्रो अमेरिकन, यानी कि ये ब्लैक रंग के हैं, काले हैं ये, ठीक है। ये वहाँ जो गए थे, अब इनको पता चल गया कि जो ओलंपिक गेम होते हैं ये बड़ा मंच है, ये इंटरनेशनल मंच है, क्योंकि यहाँ पर सभी देश आए हुए हैं, सभी देश के लोग जीते हुए, तो सभी लोग पूरे संसार इसको देख रहा है। जब मेडल दिया जाता है तो टीवी के अंदर, न्यूज़ में, सब जगह आपको पता है पूरा संसार देख रहा होता है इस बात को। तो उन्होंने मौका ढूंढा कि आज मौका है और अपनी बात को इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर रख दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख दिया जाए, ताकि संसार को पता चले कि जो अमेरिका, जो यूएस है, जो अपने आप को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बताता है कि मैं पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हूँ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ, उसके अंदर हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है, वो हमारे साथ भेदभाव डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो इसकी बात सबको पता चलेगी, तो हमारी इस प्रॉब्लम का सलूशन होगा। ये इन्होंने मौका ढूंढा। तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इस अपनी बात का विरोध का कुछ अलग ही एक दिमाग लगाया और अलग सिस्टम अप्लाई किया। इन्होंने क्या करा कि ये सिर्फ सॉक्स पहन के गए। सॉक्स का मतलब होता है मोजे, और मोजे भी किस कलर के पहन के गए? ब्लैक। मतलब इन्होंने शूज़ नहीं पहने, सॉक्स पहन के गए, मतलब ब्लैक कलर के मोजे पहन के गए, ब्लैक कलर के, ठीक है, ब्लैक कलर के, ये ब्लैक कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर के मोजे पहन के गए। और ये जो ब्लैक कलर के मोजे पहन के गए वहाँ पर, ताकि ये दिखाने के लिए कि यूएसए के अंदर जो ऐश्वेत है, ऐश्वेत का मतलब जो अफ्रो अमेरिकन है, वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, पुअर हैं। ये इन्होंने दिखाने की कोशिश की, हम बहुत गरीब हैं, इस हमारे पास तो शूज़ ही नहीं है, हम इसीलिए इस सॉक्स में आए हैं। एक चीज़ तो ये, एक काम तो ये किया। फिर साथ ही साथ अभी समझना, सिर्फ मोजे काले नहीं पहने हैं, दूसरी बात इन्होंने एक क्या करी, जो ये था ना टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, टॉमी स्मिथ शॉर्ट में लिख देता हूँ और जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ ने क्या करा, टॉमी स्मिथ एक मफलर पहन के गया था, ऐसा मान लो जो मफलर होता है ना, मफलर जैसा कुछ, ऐसा मान लो कोई पट्टा टाइप मान लो, काला कलर का कपड़ा मान लो, जो जैसे एक शॉल होता है अपना शॉल की तरह, ये काले रंग का, ये भी ब्लैक कलर का ही था, ठीक है, काले रंग का एक मफलर जैसा गले के अंदर डाल के गया था। और ये जो जॉन कार्लोस है, ये काले मनके होते हैं ना, काले मनकों की माला, भाई माला होती है तो माले के अंदर जो मणि होते हैं, मणे होते हैं ना, उन मणियों को या मिणे जो होते हैं, उन मिणे थे वो काले मनकों के बने हुए थे, काले रंग के ही वो थे, उनकी माला पहन के गया था गले में। तो ध्यान रखना, दोनों सॉक्स पहन के गए, विदाउट शूज़ गए, दोनों अलग अलग तरह से विरोध किया। ये मफलर पहन के गया ब्लैक कलर का, और ये काले मनकों की माला पहन के गया, दोनों गले में पहन के गए। इससे भी वो लोगों को इंडिकेट करे थे, इसने माला क्यों पहनी, इसने माला इसलिए पहनी कि जो ऐश्वेत लोग मारे गए थे, ध्यान रखना, जो ऐश्वेत लोग यानी कि जो ब्लैक कलर के लोग, या फिर ऐसा मान लो जो अफ्रो अमेरिकन मारे गए थे,
ठीक है, मारे गए थे ना उनकी याद में, मारे गए थे उनकी याद में, ये पहन के गया था माला, काले रंग की माला पहन के गया था। और ये तो फिर अपने इस हिसाब से ही कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है उस वजह से पहन के गया था। तो इन दोनों ने बहुत मतलब ज़ोर शोर से ये जो मैटर वहाँ पर उठाया, तो पूरे संसार को पता चला कि अमेरिका भी काले लोगों के साथ में भेदभाव करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है, जबकि ये ऐसे ही हवा में बातें करता है कि मैं सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री हूँ। ठीक है, ये एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। ये इस चैप्टर में अपन इसके इर्द गिर्द घूमेंगे, ये पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद में कुछ और बातें पढ़ने वाले हैं, बहुत शानदार चीज़ें। लेकिन इस चार्ट को आपको सबसे पहले अपने नोट्स के रजिस्टर में बनाना है, उसके बाद में मेरा क्वेश्चन आंसर शुरू करना है, इस पूरी स्टोरी को दिमाग में फिट करनी है। ये हमेशा ध्यान रखना, मैं जो भी चैप्टर कराता हूँ उससे पहले एक स्टोरी ज़रूर सुनाता हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको ज़रूर, या फिर एक चार्ट सा बनाता हूँ, उस चार्ट को दिमाग में फिट करना है, कि वरना तो फिर वो एक रटना हो जाएगा। रटना नहीं है, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ें आगे भी काम आएगी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या ये जो घटना हुई और जब इन दोनों लोगों ने, इन दोनों लड़कों ने जो आवाज़ उठाई, क्या वो आवाज़ सही है? क्या ये इंटरनल मामला नहीं है यूएसए का? क्या ये अमेरिका का आंतरिक मामला नहीं है? तो आप कहोगे बिल्कुल यूएसए का आंतरिक मामला है, घर का मामला है। तो क्या अमेरिका के घर के मामले को इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इंटरनेशनल स्टेज पर उठाना सही बात है? तो आप क्या आंसर दोगे, ये क्वेश्चन मैं आगे लेने वाला हूँ। तो बिल्कुल जब तक आप सोच लो, सही बात है, ये इंटरनेशनल मंच है तो क्या हुआ, आवाज़ उठाना, अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो पूरे संसार के सामने आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आवाज़ तो इन्होंने अपने देश में भी उठाई होगी, लेकिन वहाँ इनकी सुनी नहीं होगी। ठीक है, जब अपने देश में इनकी सुनी नहीं होगी तभी तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर आपके लिए, आपके खिलाफ बोल रहे हैं, वरना यहाँ ज़रूरत क्या थी। इन सब बातों पर अपन पूरी चर्चा विस्तृत डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आपको ये स्टोरी, एक बार चार्ट आपको ज़रूर बनाना है। हाँ, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका इवेंट ऑफ मैक्सिको ओलंपिक्स। ठीक है, यानी कि जो मैक्सिको ओलंपिक की जो घटना हुई थी वो क्या थी। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा। तो अभी जो मैंने आपको पूरा चार्ट और स्टोरी जो बताई थी, स्टोरी अगर दिमाग में फिट है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन मैक्सिको में सन 1968 में हुआ था। पहली बात तो ये, यहीं से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो गया कि मैक्सिको ओलंपिक जो जिसका आयोजन कराया गया वो कब हुआ था। तो मैक्सिको शहर का नाम है मैक्सिको ही है, मतलब ये मैक्सिको शहर यूएसए के अंदर पड़ता है, और 1968 के अंदर हुआ था। यानी कि द मैक्सिको ओलंपिक्स वर हेल्ड इन मैक्सिको इन 1968। आगे देखो, आफ्टर अमेरिकन रनर्स टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन एंड वॉन द गोल्ड एंड सिल्वर मेडल रेस्पेक्टिवली। यानी कि इसके अंदर टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने इस कॉम्पिटिशन यानी कि इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, और दोनों को यहाँ रेस्पेक्टिवली वर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि टॉमी स्मिथ को मिला था गोल्ड और जॉन कार्लोस को मिला था सिल्वर मेडल। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि इनमें से किसको गोल्ड मिला था, किसको सिल्वर मिला था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये साइज पढ़ लिया अपन। इस प्रतियोगिता में अफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने पार्टिसिपेट किया था, स्वर्ण रजत पदक उन्होंने जीता था। फिर हुआ क्या था, अभी जो मैंने आपको स्टोरी बताई, इन्होंने पुरस्कार ग्रहण करते समय जूते नहीं पहने थे। ठीक है, सिर्फ मोजे पहनकर पुरस्कार ग्रहण कर ये जताने की कोशिश कर रहे थे, या कोशिश की थी कि अमेरिकी ऐशवर्य बहुत ज़्यादा गरीब हैं, या फिर गरीब लिख दो, गरीब हैं। ठीक है, यानी कि दे रिसीव्ड देयर मेडल्स वेयरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज़ टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। अपनी ऐशवर्य गरीबी दिखाना चाह रहे थे। अब हुआ क्या था, दोनों ने अलग अलग और तरीके से सिस्टम और कुछ पहन के गए थे, जैसे कि स्मिथ वोर ए ब्लैक मफलर लाइक, ये मफलर है, ठीक है, ब्लैक मफलर लाइक गारमेंट अराउंड हिज नेक। उसने अपनी जो गर्दन है, या फिर ऐसा मान लो कि गले में, स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा कोई परिधान पहना था, जो ऐश्वर्य लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। ठीक है, वो ऐसा मानते हैं। और ठीक है, यानी कि ब्लैक पीपल हो गया, हाँ, नेक विच वॉज सिंबल ऑफ द सेल्फ प्राइड, अपने आप में आत्मगौरव का, ऑफ ब्लैक पीपल, अपने आप का आत्मगौरव का प्रतीक मानते हैं, अपने एक साइन मानते हैं। ठीक है, ऐसे कार्लोस ने क्या पहना था, कार्लोस वोर ए गार्लैंड ऑफ ब्लैक बीड्स इन मेमोरी ऑफ द ब्लैक पीपल काइट। जो ऐश्वर्य लोग मारे गए थे, ऐश्वर्य कार्लोस ने मारे गए ऐश्वर्य लोगों की याद में अपने गले में काले मनकों की, काले मन का मतलब होता है मणि होते हैं ना, मणे, जो मणियों की माला होती है उनको मनकों को मणि बोलते हैं। तो काले जो मनके थे उनकी माला पहनी थी, किसने, कार्लोस ने। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है डीपली कभी कभी कि कार्लोस ने गले में, या फिर कार्लोस ने क्या पहना था, तो काले मणियों की माला पहनी थी। और उसने क्या बोलते हैं,
जेम्स स्मिथ का आगे, जेम्स स्मिथ ने क्या पहना था, तो उसने गले में एक काला मफलर जैसा पहना था, डिफरेंट हो गए, और दोनों ही सॉक्स पहन के गए थे। ये सब बातें, किसको कौन सा मेडल मिला था वो भी याद हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन, मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं, इसमें डीपली अंदर जाओगे तो इसी थ्योरी से क्वेश्चन आने हैं आपके, ठीक है। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं, विद दिस गेस्चर दे ट्राइड टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो ये दिखाना चाहते थे, अपने आप को साबित करना चाहते थे, ये सब ऐसे पहनावा करके, ये सब ऐसे प्रतीक या सिंबल बना बना के, वो अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले जो रंगभेद के प्रति जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर 2 या 3 नंबर में आता तो ये लिखना है, और अंदर से पूछे तो वो भी इसी थ्योरी से आएगा, ये लिख के देता हूँ मैं, ठीक है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है सारे नोट्स को, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा आपकी सोच पर डिपेंड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं आजकल। कैसे कि क्या ये बात आपको सही लगी, अगर सही लगी तो अपने पक्ष में तर्क दीजिए, ठीक है। यानी कि वॉज इट अप्रोप्रिएट फॉर कार्लोस एंड स्मिथ टू रेज द इंटरनल अफेयर्स था ये। तो मतलब हमेशा कहते हैं ना कि ये एक अमेरिकन सोसाइटी का इंटरनल अफेयर्स था, कोई आंतरिक मामला था, जबकि इतने बड़े इंटरनेशनल प्रोग्राम के अंदर इसको दिखाना क्या सही बात है क्या? अगर सही है तो आप इसके पक्ष में आंसर दीजिए, आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है वो, ठीक है। इंटरनल अफेयर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑन द इंटरनेशनल स्टेज एट द मैक्सिको ओलंपिक्स गिव आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट। यानी कि जो मैक्सिको ओलंपिक के अंदर जो कार्लोस और जो जेम्स स्मिथ ने द्वारा जो अमेरिकी समाज के जो आंतरिक मामले थे उसको इतने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इन्होंने दिखाया या उठाया, क्या ये उचित है? अगर उचित है इस पक्ष में तर्क दीजिए। तो सीधी सी बात है, आपका आंसर दिमाग क्या कह रहा है कि बिल्कुल उचित है यार, क्योंकि इनके साथ में भेदभाव हो रहा था, ठीक है। काले और गोरों के बीच में जो भेदभाव होता है तो गलत ही है। तो ऐसे मामले में जैसे कि अपना इंडिया है और भारत के अंदर अगर किसी के साथ में भेदभाव होता है, हालांकि होता नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन अगर होता है और फिर कोई इंटरनेशनल कोई प्रोग्राम हो या फिर इंटरनेशनल कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच हो जहाँ पर इंडिया भी आ रहा है, बहुत सारे देश भी आ रहे हैं, और अब यहाँ के जो लोग सताए हुए लोग अगर वहाँ पहुँचते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वहाँ मौका है। वहाँ अगर सबके देश के सामने बात नहीं रखेंगे तब तो यहीं पर दबा लिया जाएगा उसको, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ उचित है, ये इन दोनों जो काम किया उचित था। अब उचित था तो अपने पक्ष में आंसर दो। 4 पॉइंट बनाए मैंने बहुत ही शानदार। पहला कि कार्लोस व स्मिथ का अमेरिका में एफ्रो अमेरिकन या एश्वेत, एक ही बात है, एफ्रो अमेरिकन बोल दो, चाहे एफ्रो अमेरिकन बोल जो अफ्रीका से आए थे, या फिर एश्वेत, बात एक ही है, हिंदी वाले खास तौर से। और इंग्लिश मीडियम वाले भी हमेशा हिंदी में ही याद करो, लिख देना अपने ओन वर्ड्स में, क्योंकि हमेशा हिंदी में बातें जो अपन बोलते हैं लैंग्वेज उसमें ईजिली याद होता है, इसीलिए इसको याद कर लो, लिख लो इसमें, ये बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि सब स्टोरी टाइप होती है, हर चीज़ को स्टोरी टाइप बना लो। तो कार्लोस स्मिथ का अमेरिका में एफ्रो अमेरिकन एश्वेतों के साथ में किए जा रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध आवाज़ उठाना बिल्कुल न्यायोचित था, मतलब कि उचित था। यानी कि यस इट वॉज राइट तो लिख दिया अपन ने, या फिर इट वॉज अप्रोप्रिएट वो लिख सकते हो। कार्लोस एंड स्मिथ आर जस्टिफाइड इन रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट ऑफ एफ्रो अमेरिकन्स या फिर ब्लैक्स इन अमेरिका। बिल्कुल ये बात सही थी जो इन्होंने आवाज़ उठाई। फिर आगे पढ़ते हैं। एफ्रो अमेरिकन्स आर डिसेंडेंट्स का मतलब होता है वो वहीं के रहने वाले लोग थे, ऑफ अफ्रीकन पीपल हु वर इंस्लेव्ड, उनको लाया गया था, मतलब इंस्लेव्ड टू द विजिटेड स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम द 17th सेंचुरी टू द अर्ली 19th सेंचुरी। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब अमेरिका। ध्यान रखना, एफ्रो अमेरिकन बोल दो चाहे श्वेत अमेरिकी बोल दो, अफ्रीकी लोगों के वंशज है, ठीक है। ये किसके वंशज है? ये वहीं के रहने वाले नहीं थे। इसका मतलब होता है वंशज, इसका मतलब क्या होता है? वंशज। तो ये जो लोग हैं ना वो एफ्रो अमेरिकन के वंशज थे, इसका मतलब वहीं के थे, एक ही बात है, वहाँ के वंशज थे। अगर ये वंशज है, उनको 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, यूएसए के द्वारा इनको गुलाम बनाकर लाया गया था। गुलाम का मतलब नौकर, दास बना के लाया गया था कि आप हमारी सेवा करो। तो जब ये सेवा आपकी कर रहे हैं, गुलाम बना कर हम ले आए, इतने सालों से 17वीं से 90 मतलब लगभग इतने सालों से रह रहे हैं, तो अब तो यहाँ के लोग हो गए, क्योंकि इनका तो कोई अब है ही नहीं, घर बार भी नहीं है और सब कुछ यहीं का हो गया, तो अब इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ थी। अब अगर थोड़ी बहुत ये एजुकेशन के साथ आता है, पढ़ लिख लेते हैं और ज़रूरी है कि परमानेंट गुलामी बन करेंगे, कुछ और भी काम कर सकते हैं, जबकि वो अमेरिकन ये चाहते थे कि गुलाम ही रहे। ये चीज़ थोड़ी सी इनकी गलत लगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, किसी भी रूप में, ध्यान समझना क्या कह रहा हूँ मैं, किसी भी रूप में अपने ही देश में
भेदभावपूर्ण व्यवहार को सहना अन्याय है। जैसे अपन हमारे देश अपने देश में रह रहे हैं और हमारे यहाँ पर अगर भारत के अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, या अपने ऊपर ले लो कि जैसे अपना कहीं पर भी अपना को डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो अपन कैसे उसको सहन कर लेंगे? अन्याय हो रहा है तो अन्याय को अपन सहन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमारा देश है। टू टॉलरेट डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट इन वंस ओन कंट्री इन एनी फॉर्म इज इनजस्टिस, वो अन्यायपूर्ण बात है। तीसरी, आप क्या दे रहे हो? इस बात को सही ठहरा रहे हो, उसके पक्ष में बातें बता रहे हो, ठीक है। तीसरा, अमेरिका अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है, ठीक है, और तू अगर अपने आप को सबसे बड़ा लोकतंत्र बताता है तो फिर वहीं लोकतांत्रिक व मानवीय मूल्य का तो यहाँ पर हनन हो रहा है। फिर कहाँ से लोकतंत्र बड़ा देश हो गया? तो यहाँ पर हनन हो रहा है। अतः संपूर्ण विश्व को इसकी जानकारी देना अनुचित नहीं था, क्योंकि अपने आप को जो एक नंबर बताता है तो उसका प्रत्यक्ष भी देना पड़ेगा। जब आप अपने आप को इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री बताते हो तो फिर आपके देश में ऐसी बात कोई अगर हो रही है तो वहाँ सामने अगर आए अच्छी बात है, आप उसको बैठिए, है कि नहीं? ये चीज़ है। यानी कि अमेरिका डिस्क्राइब इटसेल्फ एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, the same democratic and human values are being violated, so it was not unreasonable to inform the whole world about it। पूरे संसार के सामने इस बात को रखना गलत नहीं है, बिल्कुल ही गलत नहीं, अनुचित नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं लास्ट चौथा पॉइंट, मानव का अधिकार होता है, उसे बोलते हैं मानव अधिकार, ह्यूमन राइट। भाई अपना ह्यूमन राइट है कि यहाँ पर हमारे साथ में कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं करे, अपना ह्यूमन राइट यही है। और ये अगर ऐसा हो रहा है तो वो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है, मतलब मानवाधिकार के खिलाफ जा रहा है। तो मानवाधिकार किसी भी देश के आंतरिक मामले से अधिक महत्वपूर्ण है कि नहीं? मानव का अधिकार सबसे पहले है, वो किसी भी देश के आंतरिक मामले से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अतः मानवाधिकार का अगर हनन हो रहा है, मानवाधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है। ये चार बातें, यानी कि ह्यूमन राइट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। Therefore, it is not unfair in any way to raise human rights abuses on the international stage। ये चार बातें अपने बता दी, बहुत ही शानदार। कि इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर ऐसी बात को रखना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये शानदार आंसर, शानदार क्वेश्चन, दोनों बात हो गई। अब इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो रहा है, ब्लैक पावर मूवमेंट, जो एश्वेत लोग थे वहाँ के, एश्वेत शक्ति आंदोलन, ये क्या था? ये छोटा क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में, ठीक है। जैसे कि आंसर होगा ये आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में। अच्छा देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऐसा आ जाएगा एश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब चला, ठीक है, ये भी टाइम पीरियड भी आता है। तो ये आंदोलन यूएसए के अंदर चला था, सन 1966 से 1966 में तो स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, और 1975 यानी कि लगभग ऐसा मान लो 4-5-9 साल तक ये चलता रहा। और नस्लवाद को लेकर, नस्लवाद का मतलब होता है नस्ल पर, काले गोरों पर भेदभाव जो किया जाता है नस्लवाद कहलाती है। नस्लवाद को लेकर इस आंदोलन का रवैया ज़्यादा उग्र था, ठीक है। इस आंदोलन के समर्थकों का मत था कि संयुक्त राज्य अमेरिका से नस्लवाद मिटाने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी कोई टेंशन नहीं है, कोई गलत नहीं है। एक बार इंग्लिश बोल के बताता हूँ कि दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन द ईयर 1966 एंड कंटिन्यूड टिल 1975 AD। द मूवमेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स रेसिज्म was more extreme। supporters क्या कहते थे? supporters of this movement were of the opinion that there is nothing wrong in resorting to violence to eradicate racism from the United States। एक बात बता दूं, इन्होंने क्या कहा जो बिल्कुल सही कहा, आपको भी सही लगेगा। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई आदमी के साथ लगातार गलत हो रहा है और वो प्यार से समझा रहा है, नहीं समझ रहा कोई, तो अगर इतना ही ज़्यादा वॉयलेंस किया ही जा रहा है, तो अगर हिंसा का भी सहारा लेना पड़े, वॉयलेंस का भी अगर हेल्प लेनी पड़े, वॉयलेंस की हेल्प भी अगर हो के वो काम हो जाए तो अच्छी बात है। हालांकि गांधी जी क्या कहते हैं कि अहिंसा रहो, तो अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का काम करो, लेकिन नॉन वायलेंस कब तक? एक स्टेज होती है, वहाँ तक मान जाए ठीक है, वरना हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है, आंदोलन थोड़ा उग्र करना ही पड़ता है, तभी जाके सरकार या वहाँ के लोग झुकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा था कि अगर लगातार किसी के रेसिज्म यानी इतना जो ये भेदभाव किया जा रहा है, अगर इसमें थोड़ी बहुत हिंसा का भी अगर सहारा लेना पड़े, अगर ये नस्लवाद मिट जाए तो कोई टेंशन नहीं है। नक्सल नहीं है, नस्लवाद है, ठीक है। नस्ल मतलब कि जो ऐसे नस्लों में भेदभाव करना, ये इस नस्ल का है, काली नस्ल का है, गोरे नस्ल का, वो वाली चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुत ही टॉप लेवल के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो है पीटर नॉर्मन। एक इसके अंदर एक बंदा और आता है,
और आपको भी ये चीज़ की जान के थोड़ा सा ऐसा अलग सा लगेगा कि पीटर नॉर्मन जो हैं इसने स्मिथ और कार्लोस की हेल्प क्यों करी, ठीक है। यानी कि पीटर नॉर्मन ने स्मिथ और कार्लोस के विरोध का समर्थन कैसे किया, ये क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है। हाउ डिड पीटर नॉर्मन सपोर्ट द प्रोटेस्ट ऑफ स्मिथ एंड कार्लोस। क्योंकि ये बात अपन क्यों करें, क्योंकि जो ये पीटर नॉर्मन था ये अंग्रेज वहीं का यूएसए का था और ये कोई काला नहीं है, ये गोरा था, फिर भी इसने सपोर्ट किया। क्यों किया या फिर कैसे किया, तो देखो इसलिए किया कि ये इसको मिला था रजत पदक, ठीक है। वो दोनों तो जैसे नंबर 1 3 पदक मेनली होते हैं, आपको पता होगा, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, यानी कि स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। इसको मिला था बीच वाला, वो तो फर्स्ट एंड थर्ड तो उन दोनों को मिल गया था, टॉमी स्मिथ को और जॉन कार्लोस को ब्रॉन्ज मिल गया था, कांस्य मिल गया था, और टॉमी स्मिथ को गोल्ड यानी स्वर्ण मिल गया था। इसको सिल्वर मिला था यानी कि रजत मिला था। तो श्वेत रजत ये दिया था, श्वेत भी लिखा, मतलब ये वाइट था। श्वेत रजत पदक विजेता था ये, और ऑस्ट्रेलियाई एथलीट था, ऑस्ट्रेलिया का था, सॉरी यूएसए का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलियाई एथलीट पीटर नॉर्मन ने, अब लेकिन ये कि ये काला नहीं था, ये बड़ी चीज़ है, श्वेत नहीं था ये। अफ्रीकी अमेरिकी टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस को समर्थन दिखाने के लिए क्या किया था कि पुरस्कार समारोह के दौरान अपनी शर्ट पर मानवाधिकार का बेज पहना था। कि मानवाधिकार का बेज का मतलब ये था कि मतलब कि इंसान को जो राइट्स मिलने चाहिए वो वाला बेज पहना था, ठीक है। ताकि ये एक तरीके से क्या होगी, इसका मतलब ये कि सभी इंसानों को समान समझा जाए, मानव को उसका अधिकार दिया जाए, इस तरह का मतलब वो बेज पहना था, ठीक है। तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट मिलता है। द वाइट सिल्वर मेडलिस्ट एंड ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन वर अ ह्यूमन राइट्स बैज ऑन हिज शर्ट ड्यूरिंग द अवार्ड सेरेमनी टू शो हिज सपोर्ट टू एफ्रो अमेरिकन्स टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। वही दिखाना चाह रहा था कि मैं भी आपके पक्ष में हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 5 वाले लेते हैं फिर। व्हाट डू यू नो अबाउट सिविल राइट मूवमेंट। एक सिविल राइट मूवमेंट भी चल रहा था जो अश्वेतों द्वारा चलाया जा रहा था, मतलब जो काले लोगों द्वारा चलाया जा रहा था। ये क्या है? द सिविल राइट मूवमेंट स्टार्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन यूएसए इन 1954 और कहाँ तक चला था? एंड इट कंटिन्यूड टिल 1968 1968 तक। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा कि जो ये सिविल राइट मूवमेंट है, यानी कि जो नागरिक अधिकार आंदोलन है, ये पहली बात तो कहाँ चला था? तो यूएसए के अंदर चल रहा था। कब से लेकर कब तक चल रहा था? 1954 से लेकर 1968 तक चला था, ठीक है। यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1954 से शुरू हुआ, 54 में शुरू हुआ और 1968 तक जारी रहा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्यों, ये भी आ सकता है 1 मार्क्स में कि मानव अधिकार आंदोलन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन उद्देश्य क्या था। तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ कानूनी नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, न जाने कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो इसका नेतृत्व ऐसा मान लो कि इसका लीडर कौन था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये आंदोलन कैसा था? हिंसक था कि नहीं? अहिंसक, गांधीवादी, मतलब बिल्कुल अपनी आवाज़ को उठाना, रैलियाँ करना, प्रदर्शन करना, ठीक है, वो सब। तो ये हो गया। द चीफ एम, मतलब कि मेन एम था ऑफ दिस मूवमेंट वॉज टू अबॉलिश लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। इनके खिलाफ जो भी हो रहा था भेदभाव, उसको मिटाना मेन इनका एम था, मेन इनका उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। इट वॉज लेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इसके जो नेतृत्व कर रहे थे, जो लीडर थे, वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। द मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंट मेथड्स, ठीक है। नॉन वायलेंट मेथड था, यानी कि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा, दंगे वगैरह, हथियारबाजी नहीं, बिल्कुल शांति के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार सा ये आज का वीडियो है। वीडियो ज़्यादा बड़े ना बने, आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए अपन बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरे साथ के साथ याद करते रहना और नोट्स बनाते रहना, ठीक है। ओके। हाँ, अब मैं आपको एक छोटी सी पिक दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ, जो आपके बुक के अंदर स्टार्टिंग फर्स्ट ही पेज के अंदर मिल जाएगी, जहाँ चैप्टर शुरू होता है। मतलब जो मैक्सिको ओलंपिक की जो कहानी स्टोरी जो शुरू होती है, सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए वाली, वहाँ पर एक ये फ़ोटो है, ठीक है। इसके अंदर ये 3 लड़के खड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे। 2 जो हाथ ऐसे ऊपर किए हुए खड़े हैं ना, वो टॉमी स्मिथ, और वो पीछे वाला जॉन कार्लोस है, वो दोनों जने हैं, ठीक है। ये जो फोटो है, ये तो थी ओरिजिनल पिक है, ये जब 1968 के अंदर जब वो मोमेंट, मतलब इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जब इनको वो पदक मिल रहा था, उस टाइम की है। और नीचे देखो, ये एक फ़ोटो और लगाई है अपने,
ये 2005 के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी है इनके वहाँ सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी, उसके अंदर टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के जो विरोध प्रदर्शन है उसके प्रतीक के रूप में 20 फुट ऊंची मूर्ति लगा रखी है। ठीक है, ये 20 फीट ऊंची है ये मूर्ति, जो 1968 के और मतलब 2005 में इसको लगाया गया था, 2005 में। ठीक है, 20 फुट ऊंची मूर्ति है। और वो जो ऊपर वाली जो भी अपने पिक देख रहे हैं वो है 1968 की, जिस टाइम इनको पदक मिला था, वो इस तरीके से वहाँ पर गए थे। ठीक है, तो ये नॉलेज होना चाहिए, और बाकी कोई वो नहीं है, कोई पिक आपको बनानी थोड़ी है, लेकिन नॉलेज आपको इसका भी होना चाहिए। ठीक है।